नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स को हम समझेंगे। रीट में इसका एक क्वेश्चन फिक्स आता है, डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जस्ट अब आप देखते रहिए और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले साइक्लोन्स को समझने पहले अपन क्या करते हैं, वातागर को समझ लेते हैं। वातागर मानी क्या? फ्रंट। फ्रंट क्या होता है? फ्रंट इज नथिंग, ऐसे मान लीजिए कि दो हवाएं हैं जो विपरीत स्वभाव की है। विपरीत मानी एक हवा है गर्म है, ठीक है, एक गर्म हवा है, ये है हॉट एयर कह दूँ इसको मैं, या फिर वार्म एयर कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी हवा क्या है? दूसरी है कोल्ड हवा। जब ये दोनों हवाएं आपस में भिड़ती है तो होता क्या है, गर्म हवा तो चढ़ जाएगी ऊपर। क्यों? क्योंकि गर्म हवा अपेक्षाकृत क्या होती है? गर्म हवा अपेक्षाकृत हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर चढ़ जाती है। ये इस तरीके से ऊपर चढ़ जाएगी और जो कोल्ड हवा है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पर इस तरीके से नीचे आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच एक जोन का निर्माण होता है और वो जोन क्या है? वो जोन, इन दोनों के बीच में ये जो जोन बनता है इसको बोलते हैं फ्रंट, यानी कि दोनों को सेपरेट करने वाला या फिर दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है, इसी को फ्रंट कहा जाता है। इसी को अपन बोलते हैं क्या? वाताग्र, ठीक है। तो वाताग्र क्या होता है? वाताग्र इज नथिंग, वाताग्र दो विपरीत स्वभाव वाली, यानी कि एक गर्म और एक ठंडी जो एयर मासेस हैं, जब वो पास में आते हैं तो उनका जो संक्रमण क्षेत्र है, उनका जो मिलने का जो क्षेत्र है, उसी को अपन क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं साइक्लोन्स की। तो साइक्लोन्स देखिए फॉर्म क्यों होते हैं, साइक्लोन का कारण क्या है, तो उसको अपन समझते हैं। देखो हमने एक चीज़ बात करी थी और वो ये थी कि जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ उस क्षेत्र में, सपोज मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हवाएं गर्म हो जाती है और गर्म हवाएं अपेक्षाकृत हल्की होती है, किससे? ठंडी हवाओं से। तो जैसे ही हवाएं गर्म हुई वो क्या करती है? ऊपर उठना शुरू हो जाती है। क्यों ऊपर उठती है? क्योंकि वो ठंडी है, सॉरी वो क्योंकि वो हल्की है। तो गर्म हवाएं क्या, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हवाओं का तापमान बढ़ता है और हवाएं क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है और हल्की होके ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही ऊपर उठती है वहां पर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम हो गया, क्यों? क्योंकि हवा है ही नहीं, हवा तो कहाँ गई? ऊपर गई, तो वहां पे हवा है ही नहीं। अगर हवा ही नहीं है तो हवाओं का प्रेशर कैसा, वायु का प्रेशर कैसा, वायु दाब कैसा? तो वायु दाब क्या हो जाएगा? कम। वायु दाब जब कम हो जाता है तो दूर से, क्योंकि इधर तो जो है प्रेशर, वायु दाब क्या है? हाई प्रेशर है, उच्च दाब है। तो चारों तरफ उच्च दाब है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है, तो चारों तरफ से हवा इस प्रेशर को संतुलित करने के लिए चलती है, चलेगी सही। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा हमेशा बहेगी, जाहिर सी बात है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप समझिए, हमने कोरियोलिस बल की बात की थी। कोरियोलिस बल क्या कहता था? कोरियोलिस बल कहता था कि देखिए हवा जो है वो सीधी सीधी नहीं चलती, हवा है ना वक्राकार मार्ग में चलती है, ठीक है। उसने ये समझाया था कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हवा ऐसे, हवा को मान लो इधर जाना है तो वो ऐसे सीधी सीधी नहीं जा सकती, वो क्या होगी? वो दाईं तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में वो किधर मुड़ जाएगी? वो बाईं तरफ मुड़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे खड़े होके इधर देखोगे तो आपका बायां किधर है, लेफ्ट इधर है, तो ये इधर मुड़ जाएगी। तो हवा कभी भी सीधी नहीं चलती, हवा कोरियोलिस बल के कारण किधर घूम जाती है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। हाँ, तो यहाँ पे अगर अपन नॉर्थ पोल की बात करें, सपोज करिए ये लोकेशन कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा, हवा क्या है, इधर सीधी नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? यहाँ से ये दाईं तरफ घूम जाएगी, ठीक है। यहाँ कर अगर मैं देखूँ इधर खड़ा होके तो मेरा दायां हाथ किधर है? इधर, तो ये किधर घूम जाएगी? दाईं तरफ घूम जाएगी। ये हवा किधर घूम जाएगी? दाईं तरफ घूम जाएगी। और जब आप इन हवाओं को दाईं तरफ घुमाओगे तो आप पाओगे कि सारी हवाएं मिलके जो है एक सर्कल में एक रोटेट करने लगी है। देखो इस तरफ सारी, इस तरफ जो है सारी हवाएं घूमने लग गई, इस तरफ। और जब आप इन हवाओं को देखोगे, इस हवाओं का पैटर्न देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये जो रोटेशन है इसको अपन बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज क्यों? क्योंकि घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉक कैसे घूमती है, घड़ी इस तरीके से घूमती है, तो ये उल्टा है एकदम, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हुआ क्या? हुआ ये कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हुआ और प्रेशर कम होने की वजह से क्या हुआ?
वहाँ पर चारों तरफ से हवा आई, और हवा क्योंकि सीधी नहीं चल सकती, किस वजह से? कोरियोलिस बल की वजह से। कोरियोलिस बल की वजह से किधर घूमगी? दाईं तरफ। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगर यही बात दक्षिणी गोलार्ध की होगी तो ये फिर कैसे घूमेगा? वहाँ पे दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा। कौन? चक्रवात। तो ये जो गोल गोल हवाएं घूमने लग जाती है, इनको बोला जाता है चक्रवात। ठीक है ना? हाँ। तो चक्रवात क्या है? असल में चक्रवात कुछ नहीं है, चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र है, जहां पर क्या होती है, हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हवा कहाँ से कहाँ आ रही है? अगर मैं यहाँ पर बना दूँ समदाब रेखाएं, तो देखो समदाब रेखाएं कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम प्रेशर है। यहाँ पर थोड़ा हाई, यहाँ पे थोड़ा हाई, यहाँ पे हाई, यहाँ पे और हाई प्रेशर है। ठीक है, बाहर से अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी थी, गर्मी के कारण ही तो प्रेशर कम हुआ था, तभी तो हवा आ रही है। अगर हवा बाहर से अंदर की तरफ आएगी तो हवाओं की दिशा क्या है? परिधि से केंद्र की ओर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर अपन चक्रवात की बात कर रहे हैं तो उस केस में हवा क्या है? इधर से इधर आ रही है, तो उसको चक्रवात अपन कहेंगे। ठीक है ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चक्रवात के केस में हवा की दिशा परिधि से केंद्र की ओर। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है बात। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या? तो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में किधर है? एंटी क्लॉकवाइज है। दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फेरेल का नियम उल्टा लगता है। कोरियोलिस बल का नियम भी क्या करता है? उल्टा, वहां पे बाईं तरफ घुमाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? अब आगे चलते हैं। हाँ, तो पवन की दिशा क्या होती है? परिधि से केंद्र की ओर होती है। और निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्या है? चक्रवात असल में क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ठीक है, जिसके चारों ओर क्रम से बढ़ते हुए वायुदाब की समुदाय, जिसके अपन ने बात कर ली कि जैसे जैसे अपन बाहर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? हाई प्रेशर वाली समदाब रेखाएं हैं, ये समदाब रेखाएं हैं। चक्रवात की दिशा क्या होती है? देखो, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। अपन ने बात की थी एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बिल्कुल, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगी। क्यों होगी वो अपन ने समझ लिया है। आकृति इसकी कैसी होती है? तो आकृति कुछ नहीं है, आकृति इसकी गोलाकार भी हो सकती है, अर्धगोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, और वी शेप में भी हो सकती है। किसकी? चक्रवात की अपन बात कर रहे हैं। मौसम का पूर्वानुमान इससे लग जाता है, क्योंकि जब चक्रवात आता है तो वहाँ पे क्या होता है? वर्षा और तापमान वहाँ पे प्रभावित होते हैं, तो मौसम काफ़ी अलग हो जाता है। चक्रवात आने से क्या होता है? मैक्सिमम वहाँ पर बारिश होती है, और टेम्परेचर जो है प्रभावित होता है। बारिश किसकी वजह से होती है? चक्रवात की वजह से। आओ, अब हम बात करते हैं चक्रवात के प्रकार की। तो चक्रवात देखो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सेकंड इज शीतोष्ण कटिबंधीय। तो कटिबंध से जुड़े हैं, तो कटिबंध की अपन ने पहले भी बात की थी। कटिबंध देखो इस तरीके से होते हैं। अपन ने बात की थी अक्षांशों की, जब अपन ने कटिबंधों की बात की थी। पहला तो है भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षांश मतलब आड़ी रेखा, और बीचों बीच जो अक्षांश है वो भूमध्य रेखा का अक्षांश है। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर कर्क रेखा थी, उसके अक्षांश थे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा के अक्षांश थे कितने? 23.5 डिग्री साउथ। ऐसे यहाँ पर थे अंटार्कटिक के अक्षांश थे, अंटार्कटिक सर्कल के 66.5 डिग्री साउथ, और ऐसे यहाँ पर आर्कटिक जो सर्कल था उसके अक्षांश थे 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्थ, ऊपर दिशा कौन सी है? नॉर्थ, इसलिए मैंने इसको नॉर्थ लिखा, नॉर्थ लिखा। ये साउथ। ठीक है, अब जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, इसके बीच का जो पूरा क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उष्णता यानी कि गर्मी बहुत रहती है, सूर्य की चमक सीधी पड़ती है। ठीक है ना? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, ये जो 23.5 से 66 डिग्री का क्षेत्र है, इसको बोला जाता है शीत, इसको बोला, सॉरी हाँ, ये 66.5 से और ये ध्रुवों तक, इसको बोला जाता है क्या? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी रहती है। और ये जो बीच का है, जहाँ पे उष्णता और शीत के बीच का जो बीच का एरिया है, उसको बोला जाता है शीतोष्ण, यानी कि यहाँ पे शीत भी है और उष्ण भी है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पे है? 23.5 से 66,
और इधर भी 23.5 से 66.5 डिग्री, ये साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है, ठीक है ना। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है, ये यहाँ पे है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। तो ये जस्ट आइडिया है, इट्स ए आइडिया, कि हमें पता लगे, हमें अंदाजा हो कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र जो है वहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो अगर अपन बात करें कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो कहाँ पे आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो इस क्षेत्र में आएंगे, लगभग 30 से लेकर 60 के आसपास। वो जस्ट अप्रोक्सीमेट अपन बात कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले अपन बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो देखो शीतोष्ण कटिबंध अपन ने पढ़े रखा है, क्या होता है कटिबंध। कटिबंध क्या होता है, ये भूमध्य रेखा और ये यहाँ पर कटिबंध, ठीक है। इसकी अपन ने जस्ट अभी बात की है। तो कटिबंध कौन सा, शीतोष्ण है। तो शीतोष्ण ये कौन सा, शीत कटिबंध है। ये कौन सा, उष्ण कटिबंध है। ये है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। यहाँ पर लगभग 35 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों में इसका जन्म होता है। किसका, तो आंसर है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। इसी वजह से, क्योंकि ये चक्रवात यहाँ पे जन्म रहे हैं, इसी वजह से इनका नाम है क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जन्म इनका किससे होता है, तो जन्म होता है फ्रंट से। फ्रंट मानी क्या, फ्रंट मानी वाताग्र। अपन ने बात की थी कि जब दो हवाएं, दो विपरीत, कौन सी हवाएं, विपरीत स्वभाव वाली। विपरीत स्वभाव कैसे, एक तो है ठंडी, एक तो ठंडी और एक गर्म। जब ये दोनों आपस में मिलती है, ठंडी हवा और गर्म हवा, तो गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हवा की कमी हो जाएगी, और हवा की कमी होने से लो प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि न्यून दाब क्रिएट होगा। और जब न्यून दाब बनेगा तो कहीं और से हवा चल के आएगी। जैसे ही कहीं और से हवा चल के आएगी, कोरियोलिस बोलेगा सीधे सीधे कैसे जा रहे हो, आपको घूमना पड़ेगा। और घूमने के कारण वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमने लगती है। और जब हवाएं घूमने लगती है तो उससे क्या बनता है, उससे चक्रवात का जन्म होता है, ठीक है। हाँ, इनका जो आकार है, ये क्षेत्र कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ठीक है। उत्पत्ति कैसे होती है, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जब आपस में मिलती है तो उनसे फ्रंट का निर्माण होता है, और इस वजह से किसकी उत्पत्ति होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। आकार कैसा है इनका, गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के हो सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दिशा किधर से होती है, पश्चिम से पूर्व। देखो दिशा पश्चिम से पूर्व क्यों होती है, क्योंकि ये यहाँ पे जन्मते हैं। और अपन ने जब पौने पढ़ी थी तो पौनों में पढ़ा था कि यहाँ पर जो है ट्रेड विंड पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी विंड पाई जाती है, ट्रेड विंड पाई जाती है। यहाँ पर वेस्टर्ली पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर पोलर पवन या फिर ईस्टर्ली पाई जाती है। तो वेस्टर्ली का मतलब है कि ये हवाएं वेस्ट से चलती है इधर, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर कोई चक्रवात पैदा हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, घूमता घूमता वो इधर चले जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वेस्टर्ली उनको अपने प्रभाव में ले जाकर इधर अपनी तरफ इधर ले जाती है, ठीक है ना। तो अब वो धक्का देके चक्रवात को आगे ले जाती है पूर्व की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्यों, क्योंकि पछुआ पौने हैं, जो वेस्टर्ली पौने हैं, वो अपने साथ इनको ले जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है दाब। तो दाब की वही है, दाब तो क्या है, देखो दाब क्या है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पर लो प्रेशर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दो वाताग्र का निर्माण हुआ था तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ गई, और गर्म हवा जब ऊपर उठ गई, इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब हवा ही नहीं है, हवा ही ऊपर चलेगी, तो हवा ही नहीं है तो हवा का दाब कैसा, हवा दाब हो ही नहीं सकता। तो लो प्रेशर कहाँ होगा, इसके मध्य में क्या पाया जाएगा, लो प्रेशर पाया जाएगा, न्यून दाब पाया जाएगा। आई थिंक आकार कैसा है, आकार की अपन ने बात कर ली, गोलाकार, अंडाकार, वी आकार का हो सकता है। प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र में को ये प्रभावित करता है, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा अक्सर। गति कैसे है, गति एक सिंपल, ज़्यादा कोई तेज भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा तेज भी नहीं है, ठीक है। 32 किलोमीटर प्रति घंटे से 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इसकी गति होती है, इतनी तेज हवाएं चलती है। पश्चिमी विक्षोभ, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी विक्षोभ देखना, पश्चिमी विक्षोभ अपन राजस्थान की ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। जब हमारे सर्दियों में उत्तरी भारत में बारिश होती है, उत्तरी पश्चिम भारत में, तो वो कहाँ से आती है, वो भूमध्य सागर से हवाएं आती है। भूमध्य सागर में जो उस समय क्या है, चक्रवात जो जन्म लेते हैं, उस चक्रवातों का कुछ अंश पाकिस्तान के रास्ते कहाँ तक आ जाता है, भारत के उत्तरी पश्चिम भारत तक आ जाता है। इसी वजह से वहाँ पर सर्दियों के ऋतु में क्या होता है, शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे राजस्थान में मावठ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मावठ क्या है, असल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न मानी क्या, भूमध्य सागर में जो डिस्टर्बेंस होते हैं
आप ऐसे समझना इसको, ये यहाँ पर भूमध्य सागर है, ठीक है, और यहाँ पर है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर भूमध्य सागर में जब चक्रवात बनते हैं तो वो होगा क्या, वो चलेंगे किधर, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। वो चलेंगे किधर, वो ईस्टर्ली, यानी अपन ने बात की थी किधर है उसकी दिशा, पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो जो वेस्टर्ली जो हवाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, उनके चक्कर में आकर ये चक्रवात का कुछ अंश जो है भारत के उत्तरी पश्चिम में भारत तक पहुंच जाता है, और इसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। इसलिए इनको अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। यानी कि डिस्टर्बेंस तो कहाँ पे हुए थे, वेस्ट में, ठीक है, ये वेस्ट ही तो है, भारत के रेफरेंस में ये वेस्ट है। वेस्ट में जो डिस्टर्बेंस हुआ था उसका असर हमारे तक आता है, ठीक है। इसलिए भारत में जो बारिश होती है सर्दियों के टाइम, उसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई है, ठीक है। लंबे क्षेत्र में बारिश होती है, हाँ, क्योंकि यहाँ की बारिश जब यहाँ आ गई इसका मतलब है बहुत लंबे समय तक बारिश होती है, लेकिन बारिश थोड़ी क्या होती है, हल्की होती है, इतनी घनघोर बारिश नहीं होती। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे बनता है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनता है जब ये कहाँ बनता है, उसकी जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपन ने बात करी थी, तो वो बनता था वाताग्र के कारण, ठीक है, किसके कारण, वाताग्र के कारण, फ्रंट के कारण, जब दो विपरीत वायु राशियां आपस में मिलती थी तब उसका जन्म होता था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनता है सागर के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर, जब पानी का टेम्परेचर कितना हो, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर हो, ठीक है। तो इस गर्म पानी से क्या होता है, वहाँ पर पानी गर्म होकर ऊपर उठता है। पानी जब गर्म होकर ऊपर उठेगा, वहाँ पर हवा उसके साथ ऊपर उठेगी, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो चारों तरफ से हवाएं उसके पास आएगी, और हवाएं जब चारों तरफ से वहाँ हवाएं आएगी तो वो कोरियोलिस बल के कारण घूमने लग जाएगी, और कोरियोलिस बल के कारण घूमने लग जाएगी तो क्या क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस साइक्लोन से, क्योंकि अब क्या क्या चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए चक्रवात के लिए। पहला तो क्या, 27 डिग्री सेल्सियस सागर जल का ताप, ठीक है, एक तो ये चीज़ चाहिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात है। और दूसरा क्या चाहिए, कोरियोलिस बल। अब आप सोच के चलो, कोरियोलिस बल के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें यह था कि भूमध्य रेखा के आसपास कोरियोलिस बल का मान 0 हो जाता है। सर्वाधिक कहाँ पे होता है, ध्रुवों पे होता है। कोरियोलिस बल सर्वाधिक ध्रुवों पे होता है, भूमध्य रेखा पर 0 होता है। जब भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल ही नहीं है तो यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, नहीं पनपते हैं। क्यों, कारण क्या है, कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, इस पूरे क्षेत्र में जो है कौन से चक्रवात बनते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। तो 27 डिग्री, जब भी सागर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, और उस समय क्या शुरू हो जाती है, ये इनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। लेकिन इसमें से ये जो क्षेत्र है, ये जो हल्का सा क्षेत्र जहाँ पर कोरियोलिस बल का मान नहीं होता, कोरियोलिस बल 0 होता है, लगभग 0 होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बन पाते। आगे बात करते हैं। तो ये कहाँ पर पनपता है, इसकी अपन ने बात की कि कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य जो अयनवर्ती क्षेत्र है, अयनवर्ती क्षेत्र का मतलब होता है जो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, दैट इज कॉल्ड अयनवर्ती क्षेत्र। उसका एक नाम और क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर जो चक्रवात आते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। अनुकूल तापमान क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस वहाँ का अनुकूल तापमान है। वर्षा, ये बहुत वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय क्यों, समझना, जैसे सपोज करो ये सागर का कोई पार्ट है, यहाँ पर क्या है, पानी है, सागर है पूरा, तो यहाँ पर सूरज का टेम्परेचर अधिक होने से, टेम्परेचर क्योंकि 27 डिग्री से अधिक पहुँच गया, तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाएगी। और क्योंकि ये हवाएं सागर से उठी है, इसलिए इनके पास ठीक ठाक नमी होगी, और इसी नमी की वजह से जब ये ऊपर जाकर संघनित होती है, क्या होती है, संघनित, यानी कि ये वाष्प वापस पानी में बनती है, तब क्या होता है, ये बारिश करती है, ठीक है। तो इस वजह से इनके पास ये बहुत बारिश करती है, और इसको संवहनीय बारिश कहते हैं। संवहनीय प्रक्रिया से, संवहन का मतलब है कि जैसे हवा एकदम से
वाष्पीकृत हुई और वापस संघनन होके फिर तुरंत बारिश हो जाती है। ठीक है, संवहन के प्रोसेस से सारा खेल होता है, तो इसको संवहनीय प्रक्रिया से बारिश होती है। किसमें? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ से मिलती है इसको? ऊर्जा जैसे सपोज करो यहाँ से हवाएं उठी, अपने साथ पानी लेके गई। क्यों? क्योंकि सागर में से उठी है, तो पानी लेके गई, तो पानी लेके यहाँ पर संघनन होगा। संघनन का मतलब क्या है कि जो गर्म वाष्प है वो वापस पानी में बदल जाएगी, क्योंकि पानी पानी वाष्प तो क्या है? गर्म है, पानी क्या है? ठंडा है। तो जब ये ठंडी होगी तो इसका मतलब ठंडी कब होगी? जब अपनी एनर्जी रिलीज करेगी, अपनी एनर्जी छोड़ेगी। तो जब ये वाष्प अपनी ऊर्जा छोड़ती है तो ये ऊर्जा किस काम आती है? ये हवाओं को घुमाने के काम आती है, हवाओं को और तीव्र करने के काम आती है। इसलिए जब भी सागर के ऊपर चक्रवात आता है तो वो बहुत प्रचंड होता है। क्यों प्रचंड होता है? क्योंकि उसको एनर्जी मिलती रहती है सागर के पानी से। सागर के पानी जो संघनित होता रहता है और संघनन के फलस्वरूप वहाँ पर जो है उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसको संघनन ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कंडेंसेशन की जो एनर्जी है वो मिलती है। व्यास इनका बहुत लंबा व्यास होता है, लगभग 800 से 300 किलोमीटर तक। आकृति वही लगभग वृत्ताकार, अंडाकार। ठीक है, ये कोई काम की चीज नहीं है। गति क्या है? गति है साधारण से लेकर प्रचंड तक होती है। हाँ, कभी कभी बहुत तीव्र हवाएं चलती है इसमें। 32 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्मली, यहाँ से लेकर लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल जाती है। कौन चलती है? हवाएं। किसमें? जैसे ये जो हवाएं चल रही है इनकी स्पीड कितनी हो जाती है? 120 किलोमीटर तक। कई बार जो सुपर साइक्लोन होते हैं ना, सुपर साइक्लोन जिनको बोलते हैं, उनकी स्पीड तो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। ठीक है, स्पीड से आपको इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हाँ आपको ऊर्जा का क्वेश्चन आ सकता है। और वो क्या है? संघनन ऊर्जा। इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? संघनन ऊर्जा से। जो वाष्प में जो ऊर्जा होती है ना, जब वो पानी बनती है तब इसको, जो चक्रवात को है, एनर्जी मिलती है। हाँ, जब ये सागर के ऊपर से, ये जो चक्रवात है सागर के ऊपर से जब जमीन के ऊपर चले जाता है तो जमीन से क्या होता है? जमीन से वाष्प मिलती नहीं है, जमीन से जो है पानी ऊपर उठता नहीं है। जब पानी ऊपर नहीं उठेगा तो संघनन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, और एनर्जी खत्म होते ही ये क्या है? समाप्त हो जाएगा। क्यों? धीरे 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 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सागर के ऊपर तो इनको ऊर्जा मिलती है, किससे? संघनन से। क्योंकि सागर से पानी उठेगा, पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है, तो जब पानी उठेगा तो वो ऊपर जाकर संघनित होगा, और जैसे ऊपर जाकर संघनित होगा तो जैसे पानी ने अपनी एनर्जी छोड़ी तो वो किसके काम आ जाएगी? साइक्लोन के। तो लेकिन ये केस जमीन के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन से पानी ऊपर जा ही नहीं रहा, पानी वाष्पीकृत हो ही नहीं रहा, और जब पानी, हवा के पास पानी नहीं है तो वहाँ संघनन भी नहीं होगा। इस वजह से जो है साइक्लोन जब जमीन के ऊपर जाता है तो वो समाप्त हो जाता है। ऐसे मानो कि इंडिया के केस की बात करें, जैसे सपोज करो इंडिया, यहाँ पर कोई साइक्लोन बना और उसने यहाँ पर हिट किया। ठीक है, भारत को गुजरात के आसपास हिट किया। अब वैसे मैं डायरेक्शन इसकी गलत बना रहा हूँ, ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं, भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ऐसे चले, ऐसे मान लो, तो होगा क्या? यहाँ पे उनको खूब एनर्जी मिलेगी साइक्लोन को। क्यों? क्योंकि समुद्री क्षेत्र पूरा, ठीक है, अरब सागर है, तो यहाँ पर जाते वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्थल क्षेत्र आ गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्थल क्षेत्र आने से उन्हें एनर्जी उनकी मिलना बंद हो जाती है, इस वजह से वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं। वायुदाब, वही बात है, वायुदाब क्या होगा? सेंटर में वायुदाब कम होगा, लो प्रेशर। ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं चक्रवात की आंख। यहाँ पर इतना कम प्रेशर होता है और डिस्टर्बेंस भी बहुत, लगभग शांत क्षेत्र होता है ये। इसके बाद जो हवाएं हैं वो तीव्र होती जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हवाएं हैं वो भी थोड़ी शांति होती है। इसको क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख बोलते हैं। अब हम बात करें चक्रवातों के नाम की, तो चक्रवातों के देखो बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, चक्रवातों को हर कुछ जो कॉन्टिनेंट हैं उनके आसपास के, जो अब जो एशिया के आसपास का क्षेत्र है, जो भारत और बांग्लादेश का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या बोला जाता है? साइक्लोन बोला जाता है। किसको? चक्रवात को साइक्लोन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन जो टाइफून है, जैसे ये टाइफून है, ये क्या है? चाइना के आसपास का जो क्षेत्र है या फिर जो जापान के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है इसी चक्रवातों को। लेकिन अमेरिका को अगर किसी चक्रवात ने सपोज करो हिट किया, अमेरिका को हिट किया, तो वो अमेरिका में क्या बोलेंगे? हरिकेन बोलेंगे। ठीक है, हरि मानी भगवान। अमेरिका तो आपको पता ही है भगवान जैसा ही है, सभी देशों से अमीर है। ठीक है, अब तक तो भगवान ही है, फिर आगे का पता नहीं। तो ये हरिकेन कहाँ बोला जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका के आसपास का। ये जो सारा क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र,
ये दक्षिण अमेरिका को अगर छोड़ दें, यहाँ का जो बीच का जो मध्य अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये जो पूरा एरिया है उसको वहाँ पे जो चक्रवात है उसको क्या बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है। जापान और चाइना में टाइफून बोला जाता है, फिलीपींस में बेजियो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूं इस चैप्टर में, तो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फिलीपींस में बेजियो, भारत में चक्रवात बोलते ही हैं, साइक्लोन बोलते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, विलीबिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, फिलीपींस बेजियो, भारत में चक्रवात हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हैरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वितरण। तो वितरण वही है 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों अक्षांशों में। अपन ने बात की थी कहाँ से कहाँ तक, ये लगभग 30 डिग्री से 30 डिग्री में पाया जाता है, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं पाया जाता, कहाँ पर, भूमध्य रेखा के आसपास, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यहाँ नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, कहाँ पे पाया जाता है, 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, इतना भी बोल सकते हैं। तो ये चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों अक्षांशों में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में ये नहीं मिलता, क्यों, कोरियोलिस बल की वजह से। टोर्नेडो की बात करते हैं। टोर्नेडो भी देखिए साइक्लोन ही है, पर ये कुछ ज़्यादा प्रचंड हो जाता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आते हैं इस तरीके से, मैक्सिमम कहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर आते हैं कहाँ पे, अमेरिका में आते हैं, ठीक है। अमेरिका में इस तरीके की टोर्नेडो अक्सर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है प्रेशर ग्रेडियंट इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं ना प्रेशर की, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही ज़्यादा प्रचंड होगा क्या, चक्रवात। और जब चक्रवात इस तरीके से भयंकर रूप धारण कर लेता है, ये जो कीप आकार क्षेत्र है ना, कीप की जैसे बन जाता है। कीप कैसी होती है, इस तरीके की फनल होती है, ठीक है, फनल इस तरीके की होती है। तो कि एक जो कीप आकार जो आकृति है उसमें अगर चक्रवात पहुंच जाता है तो ये एक विशेष प्रकार का चक्रवात है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो बोलते हैं, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से आते हैं, थोड़े बहुत कहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। आकार कैसा होता है इनका, कीप आकार होता है, कीप आकार, ठीक है ना। बहुत प्रलयंकारी है, बहुत विनाशकारी है ये, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। केंद्र में वायुदाब न्यून होता है, न्यून क्यों, क्योंकि है तो साइक्लोन ही, तो साइक्लोन है तो सेंटर में वायुदाब क्या होगा, इनके कम होगा, ठीक है। कीप आकार होते हैं। वाटर स्पाउट, देखिए वाटर स्पाउट क्या होता है, अगर ये जो टॉर्नेडो है ये तो जमीन पे आ रहा है, अगर ये टॉर्नेडो पानी पे आ जाए, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे वाटर स्पाउट। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वाटर स्पाउट क्या है। वाटर स्पाउट क्या है, असल में एक टॉर्नेडो ही होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, समुद्र के ऊपर या फिर समुद्र सतह पे, ठीक है ना, स्थल पे ना होके। अब बात करते हैं एंटी साइक्लोन की। देखो एंटी साइक्लोन क्या है, साइक्लोन का उल्टा। सपोज करिए कभी कभी जो अभी अपन ने बात की थी साइक्लोन में, उसमें क्या था कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती थी, इस वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता था और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हवाएं बाहर से आती थी, तो वो साइक्लोन के रूप में घूमने लगती थी। ये सारा खेल था, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, एंटी साइक्लोन की। तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हवाएं ऊपर से उठती, यहाँ से उठती नहीं है, ऊपर से हवाएं आती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि ये ठंडी हुई और यहाँ पे आई और यहाँ बैठ गई, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो हवाएं किधर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और ये जब जाएगी तो कोरियोलिस बल के कारण ये दाएं घूमने लग जाती है और एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाती है। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में किससे उल्टी घूमने लग जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जस्ट इसकी उल्टी डायरेक्शन होती है। सेंटर में जो है प्रेशर हाई होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। क्यों होता है, क्योंकि हवा आकर बैठ जाती है। अब जब हवा खूब ज़्यादा हो जाएगी तो हवा का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो सेंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, बाहर क्या है, लो प्रेशर होता है। अगर केंद्र से परिधि की तरफ जाएंगे तो क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केंद्र में उच्च दाब वायु पाया जाता है, ठीक है। वायु का प्रवाह किधर होगा, परिधि से बाहर की ओर वायु दाब क्या हो जाता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो परिधि, सॉरी, जब केंद्र से परिधि की तरफ जाएंगे, परिधि माने क्या, बाहर की ये, तो क्या होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। मौसम देखो, मौसम साफ रहता है, इसमें साफ मौसम रहता है। क्यों?
क्योंकि बारिश कहाँ से होगी, हवा तो ठंडी है, ठंडी हवा आके बैठ रही है, तो बारिश वारिश कुछ नहीं होती, एकदम साफ मौसम रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वर्षा की संभावना बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रति चक्रवात में जो टेम्परेचर, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जैसे 1023 है, ये 1011 है, इस तो प्रेशर का डिफरेंस है बहुत कम है। लेकिन अगर टोर्नेडो में आप देखो तो ये 1023 है, तो यहाँ पर लगभग 800 हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रेशर का बहुत फर्क होता है टोर्नेडो में, साइक्लोन में। एंटी साइक्लोन में क्या है, इतना फर्क नहीं होता, हवा नीचे आ गई बैठ गई तो चली भी जाएगी आराम से, प्रेशर डिफरेंस कम होता है। ठीक है, दिशा किधर होती है, क्लॉकवाइज होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर होती है, क्लॉकवाइज घूमते हैं ये, और यहाँ पर कैसे घूमते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप तो एक बस साइक्लोन का याद रखना, तो एंटी साइक्लोन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। साइक्लोन का कैसे याद रखोगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर है, अगर हमारे घर साइक्लोन आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ आएगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन आएंगे, वहाँ तो साइक्लोन को क्या बोलते हैं, विली विली बोलते हैं, तो विली विली जब आएंगे तो वो कैसे घूमते हुए आएंगे, क्लॉकवाइज घूमते हुए आएंगे, इस तरीके से घूमते हुए आएंगे ऐसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, अब ये पुराने क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप देखिएगा कि विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अपन ने बात की थी, विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ का मतलब क्या होता है, वाटर स्पाउट। तो वाटर स्पाउट किसको बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर स्पाउट बोलते हैं टोर्नेडो को। किसको, टोर्नेडो को। टोर्नेडो जब पानी की सतह पे कीप आकार शेप ले लेता है, उसको वाटर स्पाउट बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय पेस्ट कर ही सकते हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।